साथ ही साथ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट एचओडी प्रीति इंदौरकर मैम को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और सुदर्शन चेतक सर का पुष्पगुच्छ, श्रीफल और जो है तिलक लगा करके स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक देवगन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और अमीय वतन शर्मा सर का जो है पुष्पगुच्छ श्रीफल भेंट करके स्वागत करें। चलिए अब हम लोग सीधे जुड़ते हैं, जिसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। पुनः मैं जो है खिलेश्वर रक्सेल सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, आप आएँ और आज के इस करियर गाइडेंस का जो मेन पर्सपेक्टिव है उसको हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। एक बार पुनः रक्सेल सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। How is the Josh? चलिए, मैं खिलेश्वर रक्सेल उड़ान IAS एकेडमी के परिवार का एक सदस्य हूँ। उड़ान IAS एकेडमी को हम लोग परिवार बोलते हैं। चूँकि मैं परिवार का एक हिस्सा हूँ इसलिए सदस्य हूँ, उसके साथ अपना पदनाम नहीं बोलूँगा। पदनाम के तौर पर मैं प्रधान संपादक हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक हूँ। यहाँ आने पर मैं अपने घर के आंगन में हूँ या उड़ान के किसी दूसरे परिसर में हूँ वैसी अनुभूति होती है। पता नहीं क्यों, क्या एक अटैचमेंट है, स्नेह है, प्रेम है। मैं इस अवसर के लिए सबसे पहले कॉन्फ्रेंस कॉलेज को और प्राचार्य महोदय मैम, डॉक्टर रचना पांडे मैम, प्रीति मैम और श्री देवांगन सर को हृदय से आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ हम लोगों को आने का मौका दिया। मैं जानता हूँ ग्लोबल वार्मिंग के बीच में आप लोगों को ये सुनना भी कठिन हो रहा होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं। अंधेरे से परेशान तो नहीं हो रहे हैं? किसी को अंधेरे के ऊपर कोई शेर और शायरी याद है कोई? हाँ हाँ, चलो अंधेरे के बाद उजाला आता है, ठीक है। और कोई? वो एक कहावत है बड़ा कि वो हौसला बुलंद तो आंधियों में चिराग जलते हैं। चलिए मूल विषय पर आते हैं। एक छोटा सा मैं परिचय उड़ान परिवार का बता दूं। उड़ान IAS एकेडमी रायपुर में शुरू हुई आज से 15 साल पहले और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हम लोग काम करते हैं। उन ख्वाबों को सच करने की जो जद्दोजहद है उस पे हम जुटते हैं और वो ख्वाब हमारे और उन तमाम एस्पिरेंट के साझा ख्वाब होते हैं, जिसमें एक बच्चा अपने घर से एक अधिकारी बनने के लिए एक सोच लेकर के, एक सपने लेकर के घर की दहलीज से पहला कदम बाहर निकालता है। वो हमारे काम का एक हिस्सा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कुछ अलग तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि हम उसे काम नहीं समझते, ठीक है, वो एक रेवेन्यू के तौर में या मॉनेटरी मोड पर उसको कह लो, लेकिन मुझे लगता है, समझिएगा, कि दुनिया में आपको हर एक चीज़ वापस मिल जाएगी। अगर आपके पास आज 10,000 रुपये है, वो पैसे का अगर आपका कहीं लॉस हो गया, हो सकता है कि समय के बाद वो पैसा आपको वापस आप कमा लें या गेन कर लें, लेकिन अवसर और समय आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। चूँकि हम उस चीज़ को समझते हैं और वो हमारी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं, ठीक है, इसलिए हम उस फील्ड में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। मैं आराम से मैम देखिएगा, चूँकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, एक स्कॉलर हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, तो हर एक फ्रेम में अपने आप को मैं देख पाता हूँ। आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब शिक्षक बीएड वाले हैं, बीएड है ना।
तो हम आप लोगों के ही जो कैरियर के आसपास की बातें हैं वही रखें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। 4th सेमेस्टर सीजी टेट कितने लोग क्लियर कर लिए? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए आप लोगों को काम की ना 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ, समझिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप लोग जिस टाइमलाइन में ये बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, बीएड और डीएलएड दोनों वाले हैं किसी बीएड वाले? बीएड वाले ना। आप जिस टाइमलाइन में बीएड कर रहे हैं ना, ये मान के चलिएगा वो सबसे अच्छा टाइमलाइन है। आने वाले 3 से 5 सालों में शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग में लगातार वैकेंसीज आनी है। कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार आप सीजी टेट या सी टेट क्लियर नहीं हुए हैं तो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको लेकर के मन छोटा करिएगा, ठीक है। भर्तियां लगातार आनी हैं। 30,000 से ज़्यादा पद स्कूल शिक्षा विभाग में खाली हैं जो राज्य बनने के पहले समायोजित हुए थे, ठीक है। अब वो सारे, और न सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग, मोर और लेस हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग में भी आने वाले 2 से 3 सालों में बम्पर भर्ती समझते हैं ना, मतलब बड़े वॉल्यूम में जो पोस्ट है वो निकलने वाली है। आप अभी देखिए वो पद कितना पहले डिक्लेयर हुआ था, सबसे पहले स्कूल का 37, उसके बाद 37 से कितने में आया? 5 में आ गया। एक चीज़ सोच के देखिए, कॉमन सी बात है, 37 था उसको 5 किए, मतलब 32 बचा हुआ है ना। आप अगर सी टेट सीजी टेट पास आउट हो जाते हैं, बीएड अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ अब क्या करना है, शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना है। और अगर उसमें भी 30,000 को भी हम मान के चले 20% की वैकेंसी और आगे निकले, 5 की जगह 6,000 निकलेगी। आपको कितना पद चाहिए अपनी जॉब के लिए? एक ही पद चाहिए ना, तो 5,000 तो उससे कितना गुना ज़्यादा हो गया अवसर आपके पास में, 5,000 गुना ज़्यादा हो गया। देखने का नज़रिया इम्पोर्टेंट है। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप किस नज़रिए से अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपने मन को कितना मजबूत रखे हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाएं एकेडमिक से थोड़ा सा अलग होती हैं, मोर और लेस करते वही हैं, हम पढ़ते वही हैं, लेकिन उसका तरीका देखिए। एक चीज़ समझ के चलिएगा, एकदम आपको काम की बातें बता रहा हूँ। अभी तक का आपकी अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारियों का स्तर था या जो एक प्रतिस्पर्धा थी, किससे थी? एक एस्पिरेंट की दूसरे एस्पिरेंट से, एक उम्मीदवार की दूसरे उम्मीदवार से, ठीक है। वो कौन सा दौर था भाई जिस समय ये बातें हो रही थी? नॉन डिजिटल एरिया। उसके बाद हम किस एरिया में प्रवेश करें? डिजिटल इंडिया, ठीक है। अब क्या आ गया? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब तक का डिजिटल था ना, तब तक का आपकी अपनी जो प्रतिस्पर्धा थी एक एस्पिरेंट की दूसरे एस्पिरेंट से थी। अब आपकी जो प्रतिस्पर्धा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। आपको जानकर खुशी होगी कि हैरानी होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन व्यावसायिक परीक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अब जो प्रश्नों का स्तर या प्रश्नों का जो चयन कर रहा है, जो प्रश्न तैयार कर रहा है, वो विषय से तो ज़रूर है, लेकिन उन्हें जो तैयार किया जा रहा है एआई के द्वारा तैयार किया जा रहा है। आप 12-12, 15-15, एक विषय की 12-12, 15-15 रेफरेंस किताबें खोज लीजिए, उसमें से आपको एक अल्फ़ाबेट नहीं मिलने वाला उसमें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो किताबें ख़राब हैं या उनका आप उपयोग मत करिएगा, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि जो किताबों से सवाल आ जाते थे या आसपास से आपको चीज़ें बन जाती थी, अब वो दौर चला गया। मोर और लेस आपको तैयारी जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे स्तर पर करनी पड़ेगी। सी टेट का एग्ज़ाम देखा था आपने? सीजी टेट का? यस सर। कितने लोग ऐसे हैं जो 1 नंबर से रह गए? एकदम ऑनेस्टली बताइए, कोई गलत नहीं है उसमें, आपकी कहीं कोई कमी नहीं रह गई। आप अपनी स्तर से सबसे अच्छा करें। अब सामने एआई आ जाएगा तो कोई क्या कर लेगा, है ना। 2 नंबर वाले ऐसे जो 5 नंबर से चूक गए हों, बहुत बढ़िया। 10 नंबर से, है ना, तो 20 नंबर,
मतलब ये वो लोग थे जो 2 साल पहले का पेपर देते तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा खासा क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो प्रीवियस पैरामीटर था वो वही था, है ना। तो मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। शिक्षक भर्ती को लेकर के जो सीजी आने वाले उसमें बीएड के बाद एकदम से खाली मत बैठिएगा। 2 चीज़ें, एक तो भार बढ़ जाएगा। भार कैसा, मतलब वजन नहीं बढ़ेगा भाई, मोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है। भार बढ़ जाएगा मतलब एक तो पहले ग्रेजुएट हो, ऊपर से बीएड भी कर लिए, घर वालों की उम्मीदें बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो फीस दिए हुए थोड़ा सा अच्छा खासा, तो उसका भी एक असर आएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो कैरियर में, बीएड कर लिए, टेट कर लिए, क्या हो रहा है। तो उस समय अपने आप को पेशेंस बनाए रखना है, घर वालों को बोलना इतना समय दियो, थोड़ा सा 1-2 साल और दे लीजिए। बाकी जो मैट्रिमोनियल होगा वो कर लेना भाई, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। ये तो बोलो कि सर ने मना किया इसलिए कोई विवाह पीछे मत हट जाना, है ना। वो आपके घर की पारिवारिक अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है, उसमें आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब कंपटीशन का लेवल बदल चुका है। अगर आप पुराने पैटर्न और पुरानी पद्धति से काम कर रहे होंगे तो आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। इससे पहले तक का जो तैयारियां होती थी, हम खुद भी अपने एकेडमी में इस चीज़ को लेके बहुत हर एक लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इससे पहले जो तैयारी होती थी वो होती थी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, समझिएगा मेरी बात को। इससे पहले तक आप जो तैयारी कर रहे थे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे थे। अब आपको जो तैयारी करनी होगी वो कौन सी करनी होगी, रिज़ल्ट ओरिएंटेड। आपको परीक्षा चाहिए कि आपको नतीजे चाहिए, नतीजे चाहिए ना। तो परीक्षा की तैयारी करके नतीजे हासिल होंगे क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप तरीका बदलेंगे तभी आपके नतीजे हासिल होंगे। कुकिंग कौन कौन करता है भाई, कोई लड़का नहीं करता है, करता है, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। अगर आप एक ही तरीके से खाना बना रहे हो तो खाने का टेस्ट अचानक से चेंज हो जाएगा क्या, थोड़ा तो मेथड बदलना पड़ेगा ना। इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, स्वाद बदल जाता है। सेम चीज़ प्रिपरेशन में है, आपको जैसा टेस्ट चाहिए, जैसा रिजल्ट चाहिए, आपको वैसा उसमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं तो 1 घंटा 2 घंटा बोल लूँगा, कोई मतलब नहीं होगा। आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं हम लोगों को वो बताएं, तो ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अपनी बातें यहाँ पर रख सकें। शिक्षक भर्ती को लेकर के बात कर लें। देखो लाइट भी आ गई, शायद ये भी इसी चीज़ पर अटकी हुई थी। सीजी टेट को लेकर बात करनी है कि वो हैंडल कर लोगे, हो जाएगा। सीजी टेट को लेकर के और शिक्षक भर्ती को लेकर इन 2 मसलों पर बात कर लेते हैं, है ना। सीजी टेट में क्या दिक्कत आई है आप लोगों को, सिलेबस कवर कर पाए थे, पहली बात समझिएगा। कम पड़ गया, क्यों कम पड़ गया, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट में देखिए समझिएगा, आप लोग का जो स्क्रीन टाइम है, किसको किसको स्क्रीन टाइम की मीनिंग मालूम है। स्क्रीन टाइम, मोबाइल में कितना टाइम ऐसा देखते हो भाई, मोबाइल को उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल जो भी आप देखते होंगे, ठीक है। तो आप अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आप जो स्क्रीन टाइम है आपका मोबाइल में जो समय जा रहा है वो उतना ही समय उस रेशो में आप अपनी पढ़ाई में दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। अगर आपका स्क्रीन टाइम 3 घंटे का है दिन का, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि आप मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हो और आप वो लेक्चर पढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से बैक टू बेसिक्स कभी नहीं बदलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हम एआई में चले आएँ, सुपर एआई में चले आएँ, कुछ और दौर में पहुंच जाएं, लेकिन जो बेसिक्स है वो हमेशा रहेंगे। किताबों का महत्व, गुरु का महत्व हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, घटने वाला नहीं है, बढ़ ज़रूर जाएगा, घटेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेट को लेकर के आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग सिलेबस से गो थ्रू नहीं होंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, और वो तो इतना प्री डिफाइंड सिलेबस और प्री डिफाइंड एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो हिस्सा छूटेगा ही। सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती ना, उसके बावजूद अगर आप लोग उसको छोड़ के आ रहे हो तो फिर वो तो गलत है।
अगले एग्ज़ाम में अभी तो सीटेट होगा वापस से, है ना, आप लोग को फिर से एक मौका मिलेगा। और एक संभावना ये भी कि बताई जा रही कि शायद सीटेट को कंसीडर कर लिया जाए शिक्षक भर्ती में। तो आप अगर सीजीटेट वापस से नहीं होता तो सीटेट एक अवसर रहेगा। और शिक्षक भर्ती सीजीटेट जब भी हो, अब सीटेट तो कम से कम क्लियर करके रख लो भाई। इस फील्ड में अगर जाना ही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसको राज्य शासन की जॉब आएगी तो उसी को अप्लाई करोगे। सेंट्रल की जॉब आ गई तो क्या अप्लाई नहीं करोगे? क्या करोगे ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने सिलेबस पर काम कर लीजिए। आप लोगों का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है सिलेबस के हिस्से में, उसको एक बार मार्क कर लीजिए। आप एक चीज़ समझिएगा, अगर जंग के मैदान में जा रहे हैं, ठीक है, टैंकर लेकर के जा रहे हो, टैंक समझते हो, है ना, टैंक में जो वो है तोप की नाल है, सामने से उसका ढक्कन ही नहीं खुला है, तो फायर करेगा क्या? नहीं ना। सेम चीज़ एग्ज़ाम है। आप टैंक लेकर के पहुंच गए, आई ओपनर ही नहीं हुआ, दिमाग खुला ही नहीं, सिलेबस ही कवर नहीं है, तो क्या फायर करिएगा? सबसे पहले कुछ भी हो जाए, मिनिमम गिरी से गिरी हालत में 85 to 90% आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। उससे कम में आप ये सोच नहीं सकते हो कि आपको 60% मार्क्स आ जाएंगे। दूसरा, एकेडमिक की तरह मत पढ़िए, वापस से दोहरा रहा हूँ। एक्यूरेसी समझते हो? क्या होती है एक्यूरेसी? सटीकता, एग्जैक्टली। अगर आप 100 में 60 सही सवाल बना रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी कितनी हुई? 60%, 60%। 70 सही सवाल बना रहे हो तो क्या हुई? 70%। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी एक्यूरेसी पे प्रॉपर काम कर लीजिए। वो कैसे आएगा? अभ्यास से आएगा। PYQ सॉल्व कर लीजिए, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लीजिए। एग्ज़ाम का पैटर्न का मतलब क्या होता है कि कौन से सेक्शन से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप थोड़ा सा उसमें रिसर्च करिएगा, होमवर्क करिएगा तो आपको बता देगा। अगर वो भी नहीं करना है ना, AI पकड़िएगा, AI में अपलोड करिएगा, उसको बोलिएगा इससे मिलते जुलते 100 सवाल बना के दे दो, वो आपको दे देगा। ठीक है, मत करिए मेहनत, 50 सवाल बना करके दे दो बोलोगा, वो उसी लेवल का, उससे अच्छे लेवल का 50 क्वेश्चन बना के दे देगा। हो सकता है उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो टेक्नोलॉजी को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना है। जो हिस्सा आपको नहीं समझ पे आ रहा उससे रिलेटेड AI से सवाल करवा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ा लीजिए। मोर और लेस एग्ज़ाम के ठीक पहले थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम कम कर लेना, क्योंकि हमको एग्ज़ाम जो है मोबाइल में नहीं देना है। आप लोग को हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी गैर व्यवहारिक लगे, क्योंकि हम तो यूट्यूब देखते हैं, हम तो लेक्चर्स देखते हैं। अरे भाई, क्लासरूम के लेक्चर्स, यूट्यूब के लेक्चर्स और एग्ज़ाम के टाइम में लेक्चर देखने में फ़र्क हो जाता है। आप ये एग्ज़ाम के टाइम में जितना ज़्यादा मैनुअली एफर्ट लगाएंगे, अभ्यास करेंगे, आपको उसका नतीजा मिलेगा। और जो लोग टेट निकाले हुए हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसका रिज़ल्ट उनको वहाँ दिखा होगा। चीज़ें ऐसी नहीं होगी कि धुंधला रही होगी, अरे ये याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। क्लियर कट याद आता है, प्रैक्टिस किए रहोगे तो। थोड़ा सा अपने डाइट में काम कर लेना। जब तैयारी एग्ज़ाम की करते रहोगे, ठीक है, बड़ी जो पुरानी कहावतें ना कि खाली पेट और भूखे पेट से कोई जंगें नहीं जीती जाती, तो अपने डाइट पे काम कर लो। डाइट का मतलब ये है, मूड स्विंग होता है, पढ़ने में किसका किसका मन नहीं लगता भाई। बोर कौन कौन हो जाता है आधे घंटे में? एकदम ऑनेस्टी से बताओ, कोई आधे घंटे में कौन बोर हो जाता है? 1 घंटे में? 1 घंटे वाले कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाओ। 1.5 घंटे में कौन बोर हो जाते हैं? जो हाथ नहीं उठाए ना, मैं उनकी 3 घंटे यहीं पे क्लास लगवा दूंगा, पता चल जाना है ना। देखिए, समझिएगा, हर एक चीज़ के पीछे ना साइंस है, लॉजिक्स हैं। मैं आपको डाइट के पीछे ऐसे ही कुछ मतलब वो 0 फिगर या सुपर 6 पैक बनाने नहीं बोल रहा हूँ। आपके शरीर से अगर आप काम करवाना चाह रहे हैं, एक मशीन है, उसमें आप जैसी फ्यूलिंग करिएगा वैसा उसका आउटपुट आएगा। परीक्षा के समय में आपका जो मूड स्विंग होता है ना, उसकी एक बड़ी वजह आपका न्यूट्रिशन का लेवल रहता है।
हालांकि मैं इस फील्ड में इस सेगमेंट को बताने के लिए परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ, एक जनरल वे पे बता रहा हूँ, सामान्यज्ञ के नाते। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो देखी गई है, सुनी गई है और हम इसको समझ के जानते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी CGPSC का मेंस होगा अगले महीने, तो उसमें बोलते हैं मतलब हमको 2 टाइम लिखना रहता है एग्ज़ाम, एक सुबह। अच्छा, ऐसे कभी कोई हुआ है कोई एक दिन में 2 एग्ज़ाम दिए हो तुम लोगों ने? नहीं दिए ना? कौन सा? B.Ed D.Ed का एंट्रेंस वाला तेल निकल गया होगा उतने में, है ना? आने के बाद हे भगवान बचा ले प्रभु, हाँ ये दिन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। सोचो ऐसे का 4 दिन अगर सिर्फ लिखना रहे तुम लोगों को, सुबह 9 से 12 और 2 से 5, और वो भी अभी तो फिर भी B.Ed D.Ed में एक ही मोरल ऐसे ही सब्जेक्ट थे, 29 अलग अलग विषय। पहले दिन हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, फिर निबंध, फिर तीसरे दिन संविधान, इतिहास, लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ का इतिहास, फिर विज्ञान, साइंस टेक, मैथ्स, अर्थव्यवस्था, ज्ञान, दर्शन, कानून, सब कुछ 29 विषय और 3.5 दिन। अगर ऐसा कुछ करने के लिए मिल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा आप लोगों का। मैं और कोई बड़े एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। CGPSC का जो मेंस होता है ना, वो इसी तरह का होता है। 7 पेपर लिखने रहते हैं, 3.5 दिन मिलता है। सुबह 2 पाली में एग्ज़ाम होते हैं, सुबह की और दोपहर की। 3 घंटे सिर्फ लिखना ही है। तारीख कब बदल जाती पता नहीं चलता। मतलब आप मान लीजिए 1 तारीख के लिखना हुआ तो सीधा 5 तारीख के बाहर, 4 तारीख के बाहर निकलोगे। पिछले 3.5 दिन में किसकी शादी हो गई, किसका स्टेटस सिंगल से डबल हो गया, कौन रायपुर से कहीं चला गया, कुछ पता नहीं चलता। समय इतना तेज़ी से बीतता है और आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको अफसर बनना होता है। उस टाइम लाइन में ना वही व्यक्ति लिख सकता है, मेरी बात समझना, वापस से अपने मूल विषय में आ रहा हूँ, जिसका फिटनेस बहुत अच्छा होगा। विराट कोहली जानते हो सब लोग? कौन है भाई? क्रिकेटर है। क्या उसके बारे में स्पेशल उसके बारे में जान रहे हो? बहुत अच्छा क्रिकेटर है, शानदार क्रिकेटर है। क्यों खेल पा रहा है बहुत अच्छे से? अपने फिटनेस की वजह से। फिटनेस में क्या क्या चीज़ें शामिल है? एक डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कौन सी चीज़ आ जाती है? समय पे खाना, समय पे सोना और समय पर उठना। ठीक है? दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ों पर वो बिना काम करे, बिना इन चीज़ों को अपनाएं, चाहे वो डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, मेंटेन करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जुकरबर्ग सुबह 5:30-6 बजे उठ रहे हैं, तुम फेसबुक में लगे हुए वो उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है? जुकरबर्ग कौन है भाई? मार्क जुकरबर्ग, हाँ, फेसबुक के फाउंडर हैं, है ना? जिस समय आप लोग फेसबुक और रील्स सब देखते रहते हो, उस समय क्या करते रहते हो उसके ऑनर? और अपने फिटनेस पे काम करते रहते हैं। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी फिटनेस पे काम करिएगा। 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे, इतनी कैपेसिटी रखिएगा कि पेपर के ठीक 1 हफ्ता पहले अगर आपको 8-8, 10-10 घंटा भी पढ़ने के अवसर मिल सके, आपके समय काल परिस्थिति के अनुसार, अगर घर वाले आपको कंसीडर कर दें कि ठीक है बेटा 1 हफ्ते हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कैपेसिटी रहेगी ना, तभी आप 10 घंटे चेयर में बैठ पाओगे। अगर कैपेसिटी ही नहीं रही तो घर वाले अगर 24 घंटे भी फ्री कर दिए ना, तो 2 घंटे बाद टें हो जाओगे। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपका फिटनेस। और फिटनेस कहाँ से शुरू होती है? आपकी डाइट से। बहुत महंगा खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, न्यूट्रिशंस की बात कर रहा हूँ, पोषक तत्वों की बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है? चाहे वो अंकुरित अनाज हो, चाहे एक छोटे सीजनली फल हो, ठीक है? अच्छी नींद हो, योगा हो, मेडिटेशन हो। आप लोग को ना सुनने में बड़ा बोर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन वाकई में ये काम करते हैं। जिस समय आप एग्ज़ाम देते रहोगे ना, एग्ज़ामिनेशन हॉल में मेरी बात याद रखिएगा, जिस किसी ने भी इसे 2 से 3 महीना कर लिया, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अपने फिटनेस पे काम कर लेना, सही समय पे सोना, सही समय पे खाना, न्यूट्रिशंस आपके शरीर में बहुत अच्छे हों, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत अच्छा करके आओगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, स्क्रीन टाइम जो बोल रहा हूँ, तीसरा आपके न्यूट्रिशंस पे काम कर लीजिएगा, चौथा कोई डाउट आता है भाई होल्ड करके नहीं रखना है, जो चीज़ समझ पे नहीं आ रही है अपने किसी सीनियर से पूछ लीजिए, किसी मेंटोर से पूछ लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे भी नहीं समझ पे आ रहा है तो किसी एआई का सहारा ले लीजिए। शिक्षक भर्ती को लेकर के बात कर लें, है ना। उसके लिए यहाँ पर फैकल्टी आए हुए हैं, मैं बताऊँ सर को यहाँ बुलाता हूँ, वो आपको इस बारे में बता देंगे। मुझे आप लोगों ने बहुत, अगर किसी को कोई सवाल है भाई तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को ग्लोबल वार्मिंग का शिकार नहीं करवाना चाहता, है ना। नहीं तो बोलेंगे सर कि आप तो पंखे के नीचे और हम लोग यहाँ घर में बैठे हुए हैं, तो बेवजह परेशान नहीं होना है ना। और किसी को भी पानी पीना है, बाहर जाना है, चले जाइएगा, परेशान मत होइएगा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में, मतलब आप परमिट करें तो। कोई नहीं जाएंगे सर, हाँ जी 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 जी, ठीक है। तो आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना और ये अवसर दिया बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी जी शिक्षक भर्ती में क्या इनके मन में सवाल है, क्या जी। तैयारी करेंगे, हाँ कोर्स कितने समय पे पूरा किया जा सकता है, जी एक मोर और लेस उनको एक ब्लूप्रिंट तो मिल रहे हैं हमारे आप। जी सर, जी सर। सबसे पहले तो हमारे रेस्पेक्टेड रक्सेल सर, मैडम सर और आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आज के महापर्व अक्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। मज़ा नहीं आया कुछ। देखिए, अगर मैं इसको गुलदस्ता बोलूं तो चलेगा क्या? या इसको नारियल बोलूं तो चलेगा क्या? क्यों भाई, मैं बोल रहा हूँ तो मानते क्यों नहीं? क्योंकि आप बोलोगे सर जो है वो दिखना भी तो चाहिए, तो भाई आप अच्छे हो तो दिखो भी तो सही। कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। क्योंकि मैं जिस कॉलेज के विद्यार्थी को यहाँ के जानता हूँ वो बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरे को तो यहाँ के ऐसा लग रहा है मैं अपने घर ही वापस आ गया आज। और आप लोग जिस टीचर के साथ में है वो तो निहायत ही काफ़ी अच्छे टीचर है, ये मैं जानता हूँ, चाहे प्रीति मैडम हो चाहे देवांगन सर हो। आज सर नहीं आए, मानिकपुरी सर? ओके ओके, चलिए। मैं परफेक्ट आदमी हूँ आपके लिए आज के लिए, एज अ स्टूडेंट भी, एज अ टीचर भी, एज अ कॉन्फ्रेंस कॉलेज स्टूडेंट, एज अ उड़ान स्टूडेंट, एज अ उड़ान फैकल्टी, सब कुछ जो पूछना है पूछ सकते हैं। मेरा स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस है, टीचर का भी एक्सपीरियंस है, पिछले एग्ज़ामों का भी एक्सपीरियंस है, आने वाले एग्ज़ामों में कैसे करना है इसका भी एक्सपीरियंस है। ओके जी। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मेरे ख्याल से लास्ट सेम का एग्जाम होना है इनका। अब ये जो खाली समय मिलेगा फोर्थ सेम वालों के लिए खासतौर पर बात करेंगे, तो जैसे ये ग्रेजुएट होकर कंप्लीट करके जा रहे हैं, उसके बाद जो समय मिल रहा है इनको अगले 6 महीने बाद एग्जाम होने, अगले 5-6 महीने पे इनके पास करने के लिए क्या रहे, किसी पे काम करने को बात करें, तो हमारा आना ज़्यादा खूब। ठीक है, ठीक, हम इसी पे बात करते हैं। पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप लोग का जो अभी जो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा कब होगा बताइए? मई में होगा। ओके, मई। तो मेरे ख्याल तक आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। जैसे पिछले बार जो हुआ था वो ये हुआ था कि फॉर्म भरने से पहले का एक समय रखा गया था, तो उस समय जो है हेमचंद विद्यालय ने एक काम बड़ा अच्छा किया कि 10 दिन के अंदर जो है 4th सेमेस्टर का रिजल्ट निकाल दिया, है ना। और 10 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल देने से वो सारे बच्चे जो फाइनल ईयर में थे वो सब वैलिड हो गए और वो सब एग्ज़ाम देने में के लिए आ गए। अक्टूबर का डेट आ चुका है फाइनल, काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद में। इस बीच जो है सरकार भी बदल गई, बहुत कुछ ऊँच नीच हुआ। अगर आप इस माहौल से वाकिफ़ होंगे तो 58,000 से 37,000, 37,000 से फिर जो है 12,000 होते होते 5,000 में तक जो अभी तक आया है मामला। तो फाइनली ये है कि 5,000 एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर माह में देखने को मिलने वाला है 26 में। और आप जिन लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया CG टेट, वो जो है वैलिड एग्ज़ाम के लिए, और शायद जो है C टेट जो अगला होने वाला है जो सितंबर में होता है फॉर्म, अगर उसके लिए भी अगर कुछ ऐसा संयोग बनता है कि जिनका नहीं निकला है
वो शायद अगर उसमें वो एग्ज़ाम क्लियर करके अगर हो जाते हैं वैलिड, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि एग्ज़ाम के बाद अगर वैलिडेशन अगर कर दिया जाए कि एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट के बिफोर अगर आप जो है जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप उस एग्ज़ाम के लिए वैलिड हो जाएंगे। तो इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी जिनका भी CG टेट या CTET क्लियर नहीं हुआ है वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप लोग जो है, अब जैसे सर ने कहा कि अभी आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं तो बहुत ज़्यादा इधर जो है इन्वॉल्व तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि 4th सेमेस्टर भी है। हालांकि 4th सेमेस्टर है, अब तो अभ्यस्त हो गए होंगे, वो तो 1 सप्ताह की पढ़ाई में हो भी जाएगा। तो मेरे ख्याल तक अभी जो है वो समय आ चुका है, जंग की घड़ी बिल्कुल सेट है, मैदान तय है और जितने प्रतिभागी इस जंग में लड़ने वाले हैं वो भी लगभग तय हो चुके हैं। दिखाई नहीं देंगे, अंधा लड़ाई है ये। पहले कौरव पांडव की लड़ाई में कम से कम आपका शत्रु दिखता था, यहाँ नहीं दिखते। यहाँ बस आजू बाजू शत्रु हैं, वो तो दिख रहे हैं, वो भी दोस्त के रूप में बैठे हैं लेकिन वो शत्रु हैं आपके, और बाहर में तो न जाने कितने होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है इस तैयारी में पहले से लग चुके हैं। मैं एक छोटा सा, देखिए मैं विद्यार्थी होने के नाते आपको अभी का जो दौर है ना वो ऐसा ही है कि एक तो जो है समय लिमिटेड है आपके पास में। जैसे अब तो तय समय है अक्टूबर में, उसके बाद पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा भी तो ठीक, वो तो होगा ही एग्ज़ाम। जैसे सर ने बताया कि वैकेंसी बहुत सारी खाली है, 58,000 पोस्ट खाली थे, उसमें से 5,000 ही हो रहा है। तो इस बार नहीं तो बाद में तो होगा ही एग्ज़ाम। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रिपरेशन है कि नहीं है आपका। सिर्फ एग्ज़ाम में बैठ जाना जो है नहीं है पर्याप्त। पोस्ट तो इतने हैं कि आपको जो चाहिए, सर ने कहा एक पोस्ट से 5-6 गुना ज़्यादा पोस्ट है, और आने वाले समय में ओवरऑल बात करूँ तो 58,000 गुना ज़्यादा पोस्ट है, क्योंकि 58,000 सीटें वैकेंट है ना। लेकिन ये बात ये है कि वो 58,000 भी कम पड़ जाएगा आपको अगर आप तैयारी नहीं किए हो तो, और तैयारी किए हो तो 58,000 बहुत ज़्यादा है, आँख मूंद के सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या होता है इसके लिए, मैं इस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। एक मैं छोटा सा मोटिवेशन भी आपको रखूँगा साथ में, क्योंकि इस उम्र में मुझे लगता है मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो देखो क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 36 साल से ओलंपिक का एक रिकॉर्ड हो जो टूट नहीं रहा था। माइकल फेल्प्स आते हैं, वो 36 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। अमेरिका का मीडिया कर्मी, अमेरिका के पत्रकार एक आके बोलते हैं कि यू आर वेरी लकी पर्सन, आज आपका दिन बहुत लकी था जो आपने 36 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जानते हैं माइकल फेल्प्स ने क्या कहा? माइकल फेल्प्स कहते हैं मैं लकी नहीं था, पिछले 4 साल से हर दिन 12 घंटे बिना एक भी दिन रुके, विदाउट अ सिंगल डे, मैं हर दिन 12 घंटे स्विमिंग का अभ्यास करता था, हर दिन। क्योंकि मैंने पता किया था कि जिसने रिकॉर्ड बनाया है वो हर दिन 8 घंटे अभ्यास करता था, और मैं इसलिए हर दिन 4 घंटे उससे ज़्यादा अभ्यास करता था। जिस दिन पूरा अमेरिका जो है क्रिसमस की छुट्टी मना रहा था, उस दिन भी मैं अभ्यास कर रहा था। और माइकल फेल्प्स वो व्यक्ति है, जब ओलंपिक में जाने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि ये ओलंपिक में मैं 36 साल का जो रिकॉर्ड है तोड़ने वाला हूँ। तो लोग बोलते थे कि ये बंदा जो है एरोगेंस हो गया, घमंडी हो गया। लेकिन जो बंदा मेहनत करता है ना, वो जानता है कि क्या होने वाला है। और मेहनत ही वो चीज़ है, आप यकीन मानिए, मेहनत वो चीज़ है जो इतना आत्मविश्वास देती है कि आप पूरे ब्रह्मांड से भी आप अपने हिस्से का जीत खींच लाएंगे। अगर स्वयं भगवान बीच में ना आए तो कोई भी आपको आपकी सफलता से रोक नहीं पाएगा, अगर आपने मेहनत किया है तो। और मैथ्स का टीचर हूँ, सीधा बोलता हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। अगर आपने मेहनत नहीं किया है तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको जो है सिलेक्शन नहीं दिला सकती। चाहे आप कुछ भी कर लो, 100 प्रकार के रास्ते जो है लोग मिल जाएंगे आपको सुझाने वाले कि ऐसे भी नौकरी लग जाता है, वैसे भी नौकरी लग जाता है। लेकिन नहीं, केवल मेहनत करना होगा। निर्धारित समय है आपके पास में, अगले 6 महीना जुड़ जाइए और अच्छे मार्गदर्शन में जुटिए। मेहनत करना ही नहीं है सफिशिएंट, सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी मेंस की एग्ज़ाम हुआ करती थी। अभी ऑफिस में बात हुआ था, मानिकपुरी सर जो है मुझे असाइनमेंट देते थे, तो कई बार वाद विवाद भी आता था। मैं बोल देता था सर अगर मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बना तो उसके पीछे आप कारण होंगे। मेरा मेंस है आगे में और आप मुझसे असाइनमेंट लिखवा रहे हैं, मुझे मेंस देना है अभी। तो सर सभी जो है काफ़ी मुझे सपोर्ट करते थे, और सिलेक्शन तो फिलहाल नहीं हुआ, कुछ नंबर से रह जाता था, बट अदरवाइज़ सब ठीक था। तो काफ़ी अच्छे फैकल्टी यहाँ के, आप उनसे भी सलाह लीजिए। और रहा सवाल टीचर भर्ती में प्रॉपर कैसे तैयारी करना है, इसके लिए आपको एक एकेडमिक जो उस फील्ड में काम करता है उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, मैं राजनांदगांव को ही हूँ, काफ़ी मेहनत करने के बाद यूपीएससी में भी वो सफलता नहीं मिली मुझे। फिर मैं उड़ान से जुड़ा, उड़ान से मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ दिया, और टेस्ट सीरीज़ देने के बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद जब कॉन्फिडेंस नहीं आता था तो दिनेश सर हुआ करते थे, मैं उनसे पूछता था एक दिन पहले एग्ज़ाम से पहले, सर हो जाएगा ना मेरा? तो सर जानते क्या कहते थे, एक लाइन जो आज भी मेरे को हिट करता है सर का, बोलते दिनेश सर अभी तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, बस। और उस दिन वो पेपर हो जाता था। तो ऐसे जो है आपको मेंटर के साथ रहना पड़ेगा, समय सही से बिताना पड़ेगा। ये 6 महीना आपको प्रॉपर बिताना पड़ेगा,
तो आपकी जो सफ़र है, ये जो अभी का जो आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप बीएड क्यों कर रहे हैं? टीचर बनने के लिए। शायद प्राइवेट टीचर बनने के लिए तो नहीं कर रहे होंगे मेरे ख्याल तक, प्राइवेट टीचर तो शायद वैसे भी बन ही जाते, सरकारी नौकरी में आने के लिए कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ा अवसर आपका इंतज़ार कर रहा है सामने 6 महीने के बाद। बहुत संघर्ष किए बच्चों ने इसके लिए, काफ़ी कुछ हुआ है इस बीच में, लेकिन अब फाइनली जो है एग्ज़ाम सामने खड़ा है। तो आप लोग प्रॉपर एक सही दिशा में, चाहे आप हमसे जुड़िए, किसी से भी जुड़िए, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस पे काम करिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। मैं पिछला जो हमारा हुआ था उसमें राजनांदगांव से स्वप्निल जैन थे, आप जानते होंगे, तो फर्स्ट रैंक होल्डर छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती में, राजनांदगांव में पढ़े हमारे विद्यार्थी हैं, आज भी टेस्ट सीरीज देने आते हैं, कांकेर में उनका पोस्टिंग है, स्वप्निल जैन। और अभी आप कहाँ मैं बता रहा हूँ, अभी CGTET का रिजल्ट आया, कौन आया फर्स्ट? अगेन स्वप्निल जैन। उनका पेपर क्लियर है, वो तो ऑलरेडी शिक्षक है, अभी ट्राइबल फील्ड में हुआ है उनका, तो वो अब इधर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से वो CGTET दिया और उनका फर्स्ट रैंक है। और वो पेपर जिसमें 5,000 बच्चे भी पास नहीं हो पाएंगे ऐसी कल्पना करी थी, उसमें वो 117 नंबर लेके आए हैं, 117 नंबर वर्ग 2 का। स्वप्निल जैन हमारे यहाँ की विद्यार्थी है। तो सही दिशा में मेहनत करने से निसंदेह जो है सफलता मिलती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो आप लोग सही दिशा में मेहनत करिए। और मैं एक दो आपको जो है और अच्छा, आपसे कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी जल्दी, ज़्यादा विलम्ब भी नहीं करते। कोई आपकी जो है कुछ डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड? सिलेबस तो आप सब जानते ही होंगे, सिलेबस में थोड़ा सा संशय है अभी। वर्ग 2 वाले विद्यार्थी है, उनका सिलेबस थोड़ा सा चेंज होने वाला है, जिसमें कि ये होने वाला है कि जिस विषय के आप विद्यार्थी है 70 नंबर 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें 70 नंबर पोर्शन जो है वो आपके विषय का ही होगा, और 30 नंबर जो है वो आगे CDP हो गया 5 नंबर का, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये सब मिला के 30 बनेगा, और 70 नंबर का जो है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा, अगर मैं वर्ग 2 की बात करूँ तो। और वर्ग 3 में जो सिलेबस पहले का था 150 नंबर का, वही घट के जो है 100 हो गया। उसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब चीज़ें वैसी का वैसी है, हूबहू, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अभी हमारे पास सिलेबस तो जो है वर्ग 3 का एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि वही जो पहले का सिलेबस है उसी पे काम करना है। और रहा सवाल वर्ग 2 का सिलेबस का, तो भी जो है मोटा मोटा हमको अंदाज़ा मिल चुका है कि हाँ इसमें होने वाला है। अचानक से अगर 1 महीना पहले बता दिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ होगा वो ऐड ही होगा, सिलेबस से कुछ हटेगा नहीं। तो जितनी भी पुरानी सिलेबस है उसमें 80 से 90% वही चीज़ें होने वाला है, 10% जो होगा वो हम बचे हुए समय पे कर लेंगे कवर। तो आप लोग जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है इस फील्ड थोड़ा सा सीरियसली लीजिए इस मौके को। कई बार जो है हमारा समय यूँ बीत जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको जो है, आप शिक्षक बनने वाले हैं, ये बधाई के पात्र है। जैसे देखिए, कोई छोटा बच्चा होता है, उससे अगर ये पूछा जाए कि बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, कोई ऐसा बच्चा आपको मिला जो बोले मैं टीचर बनूंगा? शायद कोई नहीं। बच्चे क्या बोलते हैं, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, फलाना बनूंगा, आजकल दुनिया भर का फील्ड बता देंगे, लेकिन टीचर बनेगा शायद कोई नहीं बोलता। ये सच्चाई है। टीचर बनना अपने आप में एक हिम्मत का काम है, कठिन काम है। एक डॉक्टर अगर गलत तरीके से डॉक्टर बन गया तो हो सकता है एक आध बार जो है वो 10-20 लोगों को समय से पहले यमराज से मिला दे। एक इंजीनियर गलत हो जाए तो हो सकता है किसी पुल को गलत बना के 200-250 लोग को जो है गलत, उनको भी जो है कुछ ऐसा हो जाए, हादसा जो नहीं होना चाहिए निसंदेह, लेकिन हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए एक टीचर अगर गलत हो जाए तो वो जो है देश का भविष्य खतरे में डाल सकता है, वो ऐसी पीढ़ी बना सकता है जो कि खतरनाक रूप से आगे बढ़ सकती है। तो आप लोग एक बहुत जो है जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। आपने इस फील्ड का चयन किया, बधाई के पात्र हैं। और अब जो है समय आ चुका है, आपको जो है जंग में भिड़ना पड़ेगा। मैं 1-2 मोटिवेशन की बात और आपको बता के ख़त्म करूँगा अपनी बात, कि देखिए मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स की भाषा में मैं समझाता हूँ। आप लोग थोड़ा बहुत, मैं जानता हूँ मैथ्स तो आप लोग जानते होंगे। एक बात बताइए, किसी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होता है? गुणनखंड कौन होता है? अगर मैं बोलूँ 5 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 5 ही है। फैक्टर मतलब क्या है? गुणनखंड मतलब क्या है? भाग देना। भाग देना मतलब क्या है? नष्ट करना। जब किसी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वही नंबर है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा नष्ट करने वाला वो खुद ही है। वो अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा सकता है उसको कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिमिलरली मुझे ये बताइए, किसी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होता है? क्या बता सकते हैं? गुणज। अगर 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल बोलूँ क्या है तो क्या बता सकते हैं? वो तो अनंत हो सकता है। सर बोलोगे सर 5 के पहाड़े आप जहाँ तक पढ़ना है पढ़ लो, वो तो मैक्सिमम ही होगा, करोड़ों अरबों होगा। सेम अंदर आपके अंदर पोटेंशियल है। आप अपने मल्टीपल कितने बना सकते हो, कहाँ तक अपने आप को ले जा सकते हो, ये आप भी नहीं जानते। बहुत है आपके अंदर। लेकिन दिक्कत की बात यह है, मल्टीपल मैक्सिमम तभी होगा, जैसे 5 अपना मैक्सिमम मल्टीपल तभी बना सकते हैं जब 5 अपने फेस वैल्यू 5 के बराबर अपने आप को रखेगा। मतलब जो आप हो वो दिखना चाहिए ना। अगर 5 अपनी कीमत को आधा करके रखेगा, 2.5 बना के रखेगा,
तो उसके साथ कितना भी गुणा कर लो, कितना मल्टीपल बनेगा, लेकिन 5 को अपना मैक्सिमम 5 रहना पड़ेगा, जिससे वो अपना मैक्सिमम जो है दे पाएगा। तो आप लोग जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ आने वाले एग्ज़ाम में तुरंत भिड़ जाइए और एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे आपको जो सफलता मिलेगा। और आप लोगों ने बहुत सही फील्ड चुना है, किताबों से जुड़ा फील्ड है। सिविल सर्विस की भी तैयारी करते हैं हम लोग, जो कराते हैं, पर आप लोग फ़िलहाल शिक्षक भर्ती वाले हैं। तो मैं एक बात जो है 2 लाइनें कहूँगा ज़रूर कि किताबों की खुशबू में वो सुकून मिलता है, किताबों की खुशबू में वो सुकून मिलता है जैसे बंजर ज़मीं को पहली बारिश का नूर मिलता है। और भले ही आज रातें काली कट रही है, मैं जानता हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, इतने अच्छे घर से हम नहीं आते। भले ही आज रातें काली कट रही है, पर यकीन रख इन्हीं किताबों में तुझे एक दिन कोहिनूर मिलेगा। तो आप लोग जो है किताबों के साथ जुड़े रहिए। अगले 6 महीने जो है दिलो जान से मेहनत करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल जाएगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछिए जल्दी। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई CGPSC से रिलेटेड भी अगर कोई हो जिसको उत्सुकता हो, रे सर मुझे CGPSC पे जाना है, सर फिर बताएंगे, है ना। तो ठीक है, मैं बस उन बच्चों के लिए 2 लाइनें बोलूँगा जो बच्चे इसमें रहते हैं कि कई बार मन में दुविधा होती है बड़ी कि सर ये करे कि ना करे, उड़ान आए कि वहाँ जाए, पढ़े कि ना पढ़े, पहले 4th सेम क्लियर कर ले क्या, पहले इधर परसेंट ठीक ठाक हो जाएगा, 2 महीना रुक जाए क्या। ऐसी बहुत सारी दुविधा होती है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए बस एक लास्ट लाइन फिर अपने वाणी को मैं मिला दूँगा कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो थैंक यू सब लोग कि इतने समय तक बैठे हो। और उससे पहले मैं कॉन्फ्रेंस कॉलेज के प्रिंसिपल रंजना पांडे मैम, प्रीति मैम, देवांगन सर और मेरे अग्रज बोल सकते हो, सीनियर बोल सकते हो, गुरु बोल सकते हो, रक्सेल सर जी है। और आप लोगों का भी धन्यवाद है कि आज आप लोग एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो करके बैठे हो। इतने धूप में देखो, टाइम सबसे बड़ा कीमती चीज़ है और टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो दुनिया जीत लिया। तो रही बात दुनिया जीतने की, तो सबसे पहले अपने आप को देखो। बाकी सर लोग तो सब चीज़ बोल दिए हैं और आप लोग को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, और पूछ नहीं पा रहे हो तो मैं खुद से जितना मेरे को समझ में आ रहा है मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। आपको एग्जैक्टली करना क्या है। देखो, कई लोगों का टेट निकला है, कई लोगों का टेट नहीं निकला है। जिनका टेट निकला है एकदम से लग जाइए आपके एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि अक्टूबर में पेपर होगा और पता है 2292 शायद पोस्ट अभी आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए टू द सिलेबस पढ़ना है आपको। सिलेबस उठाइए, जो भी सिलेबस है। देखो, मेरे पास RTI कॉपी है, मैं दिखा देता हूँ। ये 15 अप्रैल 2026 का RTI कॉपी है। मैंने सिलेबस के लिए बोला था कि सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, शिक्षा विभाग का लगाया था। तो उसमें जवाब क्या आया है कि शिक्षा विभाग क्या है द्वारा सीधी भर्ती का विज्ञापन नियमानुसार व्यापम के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। मतलब उसको ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या देना है शिक्षा विभाग को। वो क्या बोल रहा है, देखो 15/4/2026 का है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अभी से प्रिपेयर करिए। सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा। बस आज के समय में वेटेज कम हो गया है। पहले 150 का होता था, आज 100 का होता है एग्ज़ाम। ठीक है, और सिलेबस वही रहेगा। आपको एक्चुअली में एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो उसके लिए सिलेबस को अंडरलाइन करिए। कौन सा टॉपिक, कौन सा क्या बोलना चाहिए, सब्जेक्ट आपका नहीं हुआ है या करना है करके। और जिनका टेट नहीं निकला है वो टेट पे फोकस करिए आगे। देखो, आधा सिलेबस तो सेम टू सेम टीचर भर्ती का ही है। मेरे ख्याल से ज़्यादा अंतर नहीं है। हिंदी आपको पढ़ना ही है, CDP आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है ना। मैथ्स रीजनिंग थोड़ा बहुत आता ही है। अब सब्जेक्टिव है, उसका सब्जेक्टिव का अलग से आप पढ़ते रहिए। तो फोकस करना, किसी को कुछ करना है, मान के चलो आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए ना अभी से आपको करना पड़ेगा।
अभी से अपना प्लानिंग करना पड़ेगा, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करो, चाहे सेल्फ से करो, यूट्यूब से करो, AI से करो, ChatGPT से करो। ठीक है, आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैं यहाँ बोल के चले जाऊँगा, कितने देर तक याद रहेगा वो चीज़? देखो, सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं होता है। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, जब तक आप अंदर से अपने आप से नहीं कराओगे कि मुझे ये चीज़ करना है, वो बोलते हैं ना बाई हुक, और क्या बोलते हैं दूसरा, बाई क्रूप, आई वॉन्ट, आई डिज़र्व। ये अपने आप से क्या करिए, वादा करिए। और जिस फील्ड में है बहुत अच्छा है, टेट लिखना नहीं निकला, लेकिन आप देखो अभी विज्ञापन आ गया है, कुछ दिन में और आ जाएगा। सर ने बताया कि बहुत सारा वैकेंसी है, तो वैकेंसी जब आएगा नेक्स्ट, अभी एलिजिबल नहीं हो तो जब वैकेंसी आएगा उस समय के लिए आप अपने पूरे के पूरे तलवार को एकदम शार्प करके रखो। ये मत सोचो कि सिलेबस आएगा तब तैयारी करूँगा, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करूँगा। पता चल रहा है आप सोचते रह गए कि दूसरा बाजी मार गया, क्योंकि कंपटीशन को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हम लोग रोज़ नए चेहरे फेस करते हैं, और इवन सर ने बताया कि 6-6 घंटे लिखने का जो एक्सपीरियंस है वो हम अभी तो आप लोग कम गर्मी में बैठे हो, हम लोग 6-6 घंटा लिखने का जो एक्सपीरियंस है वो 6 घंटा में ये सूझ जाता है, ये पकड़ लेता है। नीचे अभी तो मई में है इस बार एग्ज़ाम, और वहाँ साइंस कॉलेज VIT कॉलेज में सेंटर होता है हम लोग का दुर्ग का, तो वहाँ ना पंखे का ठिकाना ना कूलर का ठिकाना, उसी में 6 घंटा आपको लिखना है, ना खाने का ना सोने का। बताया ना सर ने 29 सब्जेक्ट है, 3.5 दिन है, तो उस टेम्परामेंट को सोचिए और आप अपना को सोचिए। देखो बोल देना आसान होता है, किस्मत वाला है बन गया है करके, लेकिन वो किस्मत वाला बनने के लिए कितना अपने आप को तपाया होगा वो नहीं जानता। आसान होता है कि किस्मत वाला है तो बन गया डिप्टी कलेक्टर ऐसा करके, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए उस टाइप का मेहनत किया है, वो ऑफिसर बनने के लिए उसका सपना उस टाइप का रहा है, उसका टेम्परामेंट उस टाइप का रहा है। तो आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो ना, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वो भी स्वयं से या किसी माध्यम से। आपके जो भूतपूर्व छात्र हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके कॉलेज से, जो अभी हमारे यहाँ 59 लोगों का टेट निकला है, सम्मान समारोह है, उसमें बहुत सारे लोग आपके कॉलेज से हैं। उसके पहले 130 लोगों का टेट निकला था। तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं, करना आपको ही है, करना आपको ही है। तो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रणनीति बनाना पड़ेगा, और रणनीति वही है टाइम मैनेजमेंट। आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़, तो बार बार करो, बार बार करोगे तो अपने आप डाउट होता है और अपने आप को क्लियर होना चालू हो जाता है। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है, ऐसा करके बोला जाता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल लग जाइए और टारगेट सेट करिए, डिसिप्लिन में रहिए, है ना। अब देखो सर शुरुआत कैसे करें, ये किसी के मन में आ रहा होगा, मैं खुद से ही सवाल बना दे रहा हूँ कि सर शुरुआत कैसे करना है। तो जो शुरुआत करना है करके सोच रहे हैं ना, उसका एग्जैक्ट अभी का टारगेट नहीं है। जिसको शुरुआत करना है वो कर चुका है ऑलरेडी, और कहीं 2 कदम आगे है। अब अभी शुरुआत करके जस्ट उसके बराबर या उससे 1.5 गुना मेहनत करके उसके बराबरी में आ सकते हो आप। ऐसा नहीं कि अभी बहुत देर हो चुका है, अभी भी समय है। तो देखो कहीं पे मंजिल, कहीं पे जाना रहता है ना, तो रास्ते जब आप तैयार होते हैं जाने के लिए तो बनते जाता है बोलते हैं। सुने हो ना ये सब कि सर अभी शुरुआत कैसे करना है, नेक्स्ट हमारा अक्टूबर में पेपर है। तो अब कई लोग के दिमाग में है सर सिलेबस आएगा तो पढ़ेंगे, लेकिन उस सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है, उस सिलेबस वही रहेगा। थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है 10-5% बस। तो अभी से रास्ता जब आप नहीं बनाओगे कैसे पहुँचोगे मंजिल तक। जब चलना चालू करोगे तो मंजिल धीरे धीरे आसान हो जाता है। तो टारगेट सेट करिए कि मैं इस अपॉर्चुनिटी से उस अपॉर्चुनिटी तक नहीं जाऊँगा, आने वाला अपॉर्चुनिटी में नहीं जाऊँगा। जिसका निकला है, जिसका नहीं निकला है वो अलग बात है, ठीक है। आपको अभी से करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके। आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सर ने बोला कि आपके आसपास ही दुश्मन है, वो उस वे पे नहीं बोला कि आप बाहर निकल के लड़ना चालू कर दे कि तू मेरा दुश्मन है, ऐसा करके। अपने ही फ्रेंड से लड़ना नहीं है, कंपटीशन के हिसाब से वो आपका कॉम्पिटिटर है। तो देखो अब इतने लोग 50-60 लोग बैठे होंगे, इसमें से कौन किससे कितना आगे निकलेगा, और जो आगे निकलेगा वही विनर होगा।
अब चलिए बताइए, मैं एक आध दो क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आप लोगों को क्या समस्या, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन है जिसको आप नहीं पूछ पा रहे हो कि सर हमको सिलेबस से डाउट है, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर डाउट है। हाँ बोलिए। पिछले हम लोग जब डेट का तैयारी करें जी सबने किया है, हमारे में ऐसा हुआ था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन पेपर था, लेकिन जब हमारे पास पेपर आया उसका पूरा पैटर्न चेंज था। क्या इस बार शिक्षक वर्ग में क्या वही पैटर्न आएगा, क्योंकि पात्रता अगर वो इस बेस पे ले रहे हैं तो क्या शिक्षक वर्ग भी वैसे लेंगे? हाँ, देखिए बेसिक चीज़ नहीं बदलेगा, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो सकते हैं। देखो कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ाना कान चाहिए, है ना, यही होता है ना। अभी क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो गए, पूछने का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। सी टेट का पेपर या सेंट्रल CG टेट का पेपर अधिकतर 50% क्या था, कथन कारण वाला था। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन क्या था दिया हुआ था। अब उसका बेसिक जब तक नहीं पता होगा, जो वन लाइनर रट के गया है, कहने का मतलब आप आपके उसको नहीं देख रहा है कि आप कितने होशियार हो, आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम करता है, ये देखा जा रहा है। इसीलिए बोले ना सर कि AI का ज़माना है, क्वेश्चन इस टाइप के बन रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन यदि बन रहे हैं तो सर ने पहले ही बता चुका है कि इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी, या पिछले क्या क्या बन चुके हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, 1 साल नहीं 2-3 साल का देखिए, उससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन और भी बने इस टॉपिक से, या और क्या बन सकता है। टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड बताइए क्या क्या क्वेश्चन, और किसी भी स्टेट में हो या कहीं भी कुछ भी हो, गूगल तो सबका दे देता है जवाब, आपको दे ही देगा आपके और क्वेश्चन। अब जैसे भी क्वेश्चन आपसे बाउंस होगा, जैसे आपने बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो पहले जो आएगा उसके लिए क्या हो जाओ, आप प्रिपेयर हो जाओ। अगर एक आध दो को उस टाइप का आता है तब की बात अलग है, नहीं तो आपका जब बेसिक क्लियर होगा ना, 2-3 ईयर का ऐसा देखोगे या आगामी और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ऐसे देखोगे, तो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड होता है और वो सॉल्व हो ही जाता है लगभग। 4 ऑप्शन होता है, इसमें 2 ऑप्शन ऐसा रहता है जो बिल्कुल सिरे से उसको आप नकार सकते हो। 2 ही ऑप्शन में 50-50 का क्या रहता है, कन्फ्यूज़न होता है ना सबको। मेरे तो होता है भाई, मुझे होता है पर्सनली कि 2 ऑप्शन को तो मैं सिरे से काट देता हूँ। 2 ऑप्शन में होता है कि 50-50% का क्या हो रहा है मुझे, कि ये है। वो बोलते हैं ना, आजकल रील्स देखते हो सबके सब 19-20 का फ़र्क है, बोलते हैं ना 19-20 का फ़र्क है। ये 19-20 या तो करियर को ले डुबा सकता है या करियर को ऊपर ले सकता है। बस अभी कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। 19-20 का फ़र्क नहीं, 19 को लेना है कि 20 को लेना है, ये आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। ये 19-20 का फ़र्क कैसे होगा। आप इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ, जैसे मैडम ने कहा कि जो अभी जो पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैम ऐसा है कि जैसे शिक्षक भर्ती का टेस्ट सीरीज जो हो रहा है, तो हमारी संस्था भी जो है आयोजित करती है, तो अभी हाल फिलहाल के जो जैसा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। क्या होता है ना कि हम एज ए स्टूडेंट जो है बहुत सारे एंगल में नहीं सोच पाते हैं कई बार, जिसमें आपकी समस्या समझ रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता वो है कि जो व्यक्ति इस फील्ड में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो जिसको जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो रिसर्च बेस पे काम कर रहे हैं, उनका सहयोग लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है अभी वैसे ही होती है कि नए पैटर्न के आधारित है। आप एक दो टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसा है, आप उससे भी समझना चालू कर देंगे। और मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि जो ऑलरेडी उस फील्ड पे काम कर रहे हैं रिसर्च बेस पे, आप उसकी सहयोग लेने में बिल्कुल पीछे मत रहिए। तो जो नया जो चेंजेस है ना, वो आप बड़े आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? और किसी के मन में तैयारी कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, और किसी के मन में ऐसा है या बोल नहीं पा रहे? देखो हम देखते रहते हैं दूसरे का चेहरा। मैं क्लास में अक्सर यही बोलता हूँ, जिसको ज़रूरत है वही क्वेश्चन करता है। आप नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ही अंधेरे में रख रहे हो। डाउट आपको है तो पूछना आपको चाहिए, साइड वाले चेहरे को देखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो किसी को ऐसा होगा तैयारी कैसे करना है, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि तैयारी करने का कोई ऐसा जादुई चमत्कार नहीं है, तो चुटकी बजा दोगे तैयारी हो जाएगा। तैयारी स्टेप बाय स्टेप होगा। सिलेबस उठाओ, पॉइंट आउट करो, कौन सा आपका कमज़ोर है, कौन सा अच्छा है, ये देखो और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। अभी निकला है, आगे निकलेगा, बहुत सारा वैकेंसी है अभी शिक्षा विभाग में, बहुत सारा। अभी देखो आप लोग का नहीं निकला होगा टेट, तो प्रयोगशाला वाला भी है 200 पद शायद, है ना। वो भी छोटा मोटा तो नहीं है, वर्ग जो सहायक शिक्षा है उसी लेवल का है वो, है ना। तो उसके लिए भी तो चाहिए तैयारी करना ही कि नहीं करना है।
है ना। अरे कुछ नहीं तो कुछ तो आएगा हाथ में, आएगा ना भाई, कुछ नहीं तो कुछ तो आएगा। अगर सहायक शिक्षक में नहीं लगोगे, प्रयोगशाला में भी लग सकते हो तो भी बहुत अच्छा है ना, है कि नहीं है बोलो। और सब वैकेंसी आज के समय में गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब है, छोटा बड़ा नहीं होता है, इतना इम्पोर्टेंट है आज के समय में, ठीक है। तो मैं सब यही मान के चलता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि तैयारी कैसे करना है ना। आप अपना टारगेट सेट करिए, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, फिर से मैं बोल देता हूँ, और सिलेबस टू सिलेबस पढ़िए। बिल्कुल मत सोचिए कि अभी वैकेंसी नहीं आया है, व्यापम में नहीं आया है, सिलेबस नहीं क्लियर हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताया ना, आरटीआई कॉपी आपको दिखाया कि व्यापम या शिक्षा विभाग खुद नहीं बोल पा रहा है कि सिलेबस क्या देगा, उसी को कॉपी पेस्ट अनन फनन में निकालेगा और फिर सब होश उड़ जाएंगे कि ये क्या हो गया, ऐसा करके उसी को निकालेगा। वो थोड़ा बहुत वेटेज कम कर देगा या थोड़ा बहुत सिलेबस में 5-10% का होगा, लेकिन 80% वही रहेगा, ये है। तो उसके ऊपर फोकस करिए, जिसका निकल गया है, नहीं निकला है वो सीजी टेट के और होगा एग्ज़ाम, उसके ऊपर फोकस करिए। आपका एग्ज़ाम, आपका पेपर होगा और जस्ट आप एकदम से क्या हो, तैयार रहो, सोचना ना पड़े। बोले स्वप्निल जैन बहुत बड़ा उदाहरण है, आज लग गया, उसके बाद भी वो पढ़ रहा है, उसके बाद भी टॉपर बन रहा है, उसको क्या ज़रूरत है बताओ। हार मान जाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्यों लगा हुआ है, उदाहरण समझो, समझने की कोशिश करो, क्यों अभी वो टॉपर है, क्योंकि वो निरंतर पढ़ रहा है। एक बार ना टॉप करने का जो आ जाता है ना, तो हर एग्ज़ाम में टॉप करूं ऐसा लगता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, ऐसा है, ठीक है। और डाउट तो नहीं है, चलो धन्यवाद बहुत। हाँ बोलिए। हाँ, बीएड और पीजी मांगता है। देखो सेकेंड सेम के बाद यदि थर्ड सेम में आप हो तो शायद पात्र हो, ऐसा है, एलिजिबल करके अपीयरेंस करके उसमें दिया रहता है ऑप्शन, या वो अभी जो आएगा ना, अभी पैटर्न पिछले बार तो शायद वैसे ही था कि जो फाइनल ईयर में थे या थर्ड सेम में थे उन लोग को अपीयरेंस करके दिया था, ऐसा है। वैकेंसी तो अभी अक्टूबर में है, तो हो सकता है आपका पूरा हो जाए, है ना। और रही बात सिलेबस का पीजी का, तो आपका जो साइंस का सिलेबस है वो तो बदलेगा नहीं, आपका जो कॉमर्स का सिलेबस है वो बदलेगा नहीं बदलेगा, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और आप क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है। आप क्या बोल रहे थे मैम? सेकेंड सेम में है तो सेकेंड सेम के बाद होता है एलिजिबल। आप अभी एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो एलिजिबल हो जाएंगे आप, ऐसा है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है, चलिए मैं यहीं पे अपने बात को क्या करता हूँ, विराम देता हूँ। अब आप लोगों के लिए 2 लाइन है, वैसे तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता उतना अच्छा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए हाउ इज़ द जोश बोलते हैं ना, तो उसके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है, और इसको अमल करिए। अभी तो सफ़र शुरू किया है, अभी तो सफ़र शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है। क्या है? उड़ान अभी बाकी है, उड़ान समझ रहे हो ना, ठीक। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापना आसमान बाकी है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कॉलेज मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जहां पे पहुंचना चाहते हैं वहां पे बिल्कुल डेफिनेटली मेहनत करिए, बिल्कुल पहुंचेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। माइक को ना बोल देता हूँ मैं। टेंशन मत लीजिए, मैं दोबारा नहीं बोलने वाला। चलो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया उड़ान एक परिवार है और आप सब भी उसके सदस्य हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए और आप सभी के एक बेहतर भविष्य के लिए समझिएगा, कोई व्यक्ति ना जब किसी की स्ट्रगल फेस में जुड़ा रहता है, संघर्ष के दिनों में ना, उसकी वैल्यू अलग रहती है। आप जब कामयाब हो जाएंगे ना, तब दुनिया आपके साथ रहेगी,
लेकिन जो नींव का पत्थर है ना, जो नीचे दिखाई नहीं देता, बड़ी इमारत, चमचमाती इमारत दिखाई देती है, नींव के पत्थर कभी दिखाई नहीं देते हैं। हम वैसे ही नींव के पत्थर हैं। हम आपको संभाले रखेंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे। तो इस ध्येय को पूरा करने के लिए ना, मैं आप लोगों को और कॉन्फ्रेंस कॉलेज को, उड़ान परिवार की तरफ से आप सभी लोग सीजी या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए उड़ान आते हैं, तो मैं उड़ान परिवार की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ये आग्रह कर रहा हूँ कि 10% छूट जो है, फ़ीस जो भी तय होगी उसमें 10% आप लोग को उस छूट में प्रावधान कर देंगे हम। ठीक है, आप लोग जब कभी आएंगे बताएंगे कि कॉन्फ्रेंस कॉलेज से हैं, इस बैच से हैं, आप में से आने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को उस छूट का, उस फीस में, और ये कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस एक संघर्ष में मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सपोज़ मान लीजिए 500 रुपये भी बचे आपके, मेरी बात समझिएगा, उस 500 रुपये से जब आप किताब खरीद के पढ़िएगा ना, तो हमको लगेगा कि वो किताब में सहयोग हमारा रहा, हम उस संघर्ष में आपके साथ ही बन गए। पैसा बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मैटर ये है कि उस समय पे, जिस समय आपको उस मदद की सबसे ज़रूरत है, हम उसके लिए आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं उड़ान परिवार की तरफ से यहाँ पर एक सदस्य के नाते आप लोगों के लिए यह घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट उड़ान की राजनांदगांव ब्रांच में ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं, उन्हें 10% छूट हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और शिक्षक भर्ती हो या आगामी CG या CTET, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी कोर्स लॉन्च होगा, उसमें आपको 10% छूट प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।